Hello students, welcome to Educate. Today we'll be studying chapter 4 of your class 11th NCERT history and उस chapter का नाम है The Three Orders. Before we begin this chapter, let me just make you understand कि इस chapter में होने क्या वाला है. सबसे important, इस टाइम में जिस समय की हम बात करना चाह रहे हैं ये मिडीवल यूरोप की है. अभी तक हमने क्लास 11 की जो हिस्ट्री उसमें क्या पढ़ा था. वी स्टार्टेड ऑफ विद एंशिएंट एम्पायर्स, मेसोपोटामिया, बेबीलोन एटसेट्रा, इजिप्ट, एंड वी आल्सो लुक्ड एट सम लेटर civilizations yet ancient as well, Roman civilization best example, and then we looked at nomadic empires, for example Genghis Khan and the Mongol Empire. नाउ उस टाइम पे मिडीवल यूरोप यानी कि द डार्क एजेस जिस टाइम को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है वो भी हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे. ब्यूबोनिक प्लेग एंड ऑल दीज थिंग्स. सो बेसिकली द थ्री ऑर्डर्स, उस टाइम पे चर्च का इन्वॉल्वमेंट बहुत था डेली लाइफ में. रोमन कैथोलिक चर्च एंड बेसिकली जो वेटिकन सिटी है उसके पास कितनी पावर थी बिकॉज ऑफ द रोमन एम्पायर एंड ऑल द हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट वेंट ऑन बिफोर दैट, उसकी वजह से भी. सो जस्ट एन इंट्रोडक्शन. अभी तक हमने देखा कि कैसे कैसे रोमन एम्पायर था उस टाइम पे और कैसे उनका ट्रेड चलता था. लेटर ऑन इवन द टाइम ऑफ चेंगिस खान, सिल्क रूट एंड द कनेक्शन ऑफ द ईस्ट टू द वेस्ट, एंड कैसे उसकी मिलिट्री का काफ़ी सारा कंटिजेंट जो है यूरोप में पहुंच चुका था. हंगरी, दे कैंप्ड आउटसाइड वियना, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड अबाउट इट. सो अभी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम. हालांकि इस्लाम इमर्ज कर चुका था बिफोर द मंगोल्स, बट इस्लाम वाज नाउ राइजिंग बिकॉज अब हुआ ये था कि मंगोल्स ने काफी बड़ी तादाद में कन्वर्जन स्टार्ट कर दी थी, कन्वर्ट होने लग गए थे इस्लाम में. दे स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग इस्लाम एंड एट द सेम टाइम काफी क्रिश्चियंस भी हो चुके थे. सो दैट टेरिटरी डिवाइड बिटवीन दीज टू एब्राहमिक रिलीजन. इनको एब्राहमिक रिलीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके कॉमन रूट्स हैं एरामाइक, एंड काफी सारे इनके जो प्रॉफिट्स हैं अपनी होली बुक्स में, फॉर एग्जाम्पल जीसस, मोजेस, जेकब एंड फ्यू अदर entities like Gabriel as well, ये सारे common हैं. So that is why they known as people of the book. Now, अभी तक हमने ये सब देखा है, God fearing, and we'll also study about how the church created fear and the distribution of territories between Arab Muslims as they started conquering parts of Mediterranean Europe, specifically Spain and North Africa में उनका जो hold था वो कैसे चैलेंजेस फेस कर रहा था और कैसे अदर साइड एज वेल द क्रिश्चियन साइड वाज आल्सो फेसिंग चैलेंजेस. वी विल आल्सो स्टडी अबाउट दैट इन दीस कमिंग चैप्टर्स. ऑलराइट, ये तो आगे का है रेनेसां का, नथिंग टू गो ओवर देयर. एंड कैसे धीरे धीरे करके बिकॉज ऑफ द सप्रेशन डन बाय द चर्च एंड द एक्सप्लॉयटेशंस, न्यू डिस्कवरीज वर मेड इवेंचुअली, एंड द एज ऑफ रिफॉर्मेशन अंडर मार्टिन लूथर वो भी धीरे धीरे हुआ. बट मेनली ये जो डार्क एजेस का टाइम है यूरोप में उसके बारे में हम जानेंगे. ब्रीफ टाइमलाइन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो जो हम चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं उस टाइम पे ये दिस इज रिगार्डिंग अमेरिकाज डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स. एंड हाँ, बेसिकली जो नई कंट्रीज हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्कवर हो रही थी. सो एज यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ यूरोप. जस्ट यू नो दिस थिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स बेसिकली द एंटायर डेमोग्राफी इज लाइक. ओके, सो मूविंग ऑन, द थ्री ऑर्डर्स. In this chapter we shall learn about socio-economic and political changes which occurred in Western Europe between the 9th and the 16th centuries, because 16th century onwards Renaissance का टाइम होता है. Renaissance मतलब फ्रेंच में रीबर्थ. ऑलराइट, इसको डार्क एजेस भी कहा जाता है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है 9th और 16th सेंचुरी के बीच में.
इस टाइम पे वाइकिंग्स का बहुत ज़्यादा हमला होता था। जिन लोगों को नहीं पता, आप वेब सीरीज एक आई थी वाइकिंग के नाम से, बहुत फेमस। सो a lot of Germanic tribes and certain nomadic tribes were also posing a threat to certain established civilizations in Europe. So, as after the fall of the Roman Empire, many groups of Germanic tribes from Eastern and Central Europe occupied regions of Italy, Spain, and France. In the absence of any unifying political force, military conflict was frequent, and the need to gather resources to protect one's land became very important. Social organization was therefore centered on the control of land. Its features were derived from both imperial Roman traditions and German customs. Christianity, the official religion of the Roman Empire from the 4th century, survived the collapse of Rome and gradually spread to Central and Northern Europe. Okay. सो क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन रोमन एम्पायर का बना, उसने रोम के कोलैप्स को सरवाइव कर लिया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिलीजन था. इट वाज मोर देन द सेनेट एंड द एम्पायर और द सिविलाइजेशन एज वेल, बिकॉज इट्स अ रिलीजन, ये फेथ की बात है. और जब भी कोई फेथ की बात होती है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, तो its followers or people who follow these religions tend to become very aggressive, very चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, जब उसको डिफेंड करने की बात आती है तो इंसान बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है. दैट इज व्हाई इट सर्वाइव एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप. और फिर और ज्यादा स्प्रेड होता गया क्रिश्चियनिटी. ओके. चर्च ऑल्सो बिकेम अ मेजर लैंड होल्डर एंड पॉलिटिकल पावर इन यूरोप. बहुत ज्यादा एक बड़ी पॉलिटिकल पावर बन चुका था. The three orders, the focus of this chapter, are three social categories: Christian priests, land-owning nobles, and peasants. ये जो तीन लोगों का ऑर्डर था, जैसे more or less like the caste system in India, this was threefold. Christian priests coming at the top, उसके बाद landowners, and last में peasants. The changing relationships between these groups was an important factor in shaping European history for several centuries. आने वाली कई पीढ़ियों तक ये बहुत ज्यादा एक बड़ा इम्पैक्ट इस चीज का रहा. Over the last 100 years, European historians have done detailed work on the histories of regions, even of individual villages. This was possible because from the medieval period, there is a lot of material in the form of documents, details of land ownership, prices, and legal cases. For example, churches kept records of births, marriages, and deaths, which have been made possible to understand the structure of families and of population. The inscriptions in churches give information about traders' associations and songs, and stories give a sense of festivals and community activities. So basically उस टाइम पे जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उससे पता चलता है, बिकॉज इट्स नॉट दैट लॉन्ग अगो, सो पेपर एंड पेपर वर्क हैज सर्वाइव्ड, कि उस टाइम पे सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था. ऑल दीज कैन बी यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, कि बेसिकली उस टाइम पे इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही थी, पैसे का क्या मोल था, और अर्थव्यवस्था कैसी थी, एंड एट द सेम टाइम सोशल लाइफ कैसी थी, लोग डेली लाइफ में कैसे जीते थे, what was the scenario or the situation like. And changes over a long period, like increase in population, or over a short period, like peasant revolts. कभी कभी peasant revolts भी हो जाते थे, and at the same time population rise, ये सब भी होता था. We'll also study about a plague, very infamous plague, that was known as the Black Plague, all right, or the bubonic plague. One of the many scholars in France who have worked on feudalism. Feudalism मतलब वो जो स्ट्रक्चर है जिसमें इनहेरेंटली कोई ना कोई ऊपर या नीचे होता है. ऑलराइट, feudalism. One of the earliest was Bloch. Marc Bloch, from 1886 to 1994, was one of a group of scholars who argued that history consisted of much more than just political history, international relations, and the lives of great people. He emphasized the importance of geography,
in shaping human history and the need to understand the collective behavior or attributes of a group of people. कि बेसिकली सिर्फ फेमस लोगों के बारे में पढ़ना, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना, मॉन्यूमेंट्स के बारे में, एंड ऑल दीज थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री इज अ लॉट मोर, which is basically like history should dive into the lives of people who were living at that time. Okay, an introduction to feudalism. Feudalism यानी कि हायरार्की, एक के ऊपर एक कोई ना कोई होता है. The term feudalism has been used by historians to describe the economic, legal, political, and social relationships that existed in Europe in the medieval era. Derived from the German word feud, which means a piece of land. It refers to a kind of society that developed in medieval France, later in England, and in southern Italy. So एक जो feudal structure होता है land ownership को लेकर के, it's like there's a landowner, there's a peasant, there's an order, all right? So that feudal structure उस sense में बात हो रही है. In an economic sense, feudalism refers to a kind of agricultural production which is based on the relationship between lords and serfs or peasants. The latter cultivated their own land as well as the land of the landowner. The peasants performed labor services for the lords, who in exchange provided military protection. They also had extensive judicial control over peasants. Not only control, judicial control, legal control भी था. So what we see here is कि जो एक peasant होता था इस feudal structure में, उसे किसी न किसी तरीके से अपने जो उसके लैंडलॉर्ड होते थे उसके लैंड पे भी क्या कहते हैं लेबर करना होता था. अपना खुद का अगर छोटा सा लैंड है या फिर लैंडलेस पेजेंट है, और अगर स्मॉल पेजेंट है हु ओन्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, सो ही हैड टू आल्सो लेबर फॉर हिज ओन लैंड एज वेल एज फॉर द लैंड ओनर. ऑलराइट, अब होता ये था कि उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन भी मिलती थी बदले में, साथ के साथ जो लैंड ओनर था उसके पास लीगल राइट्स भी होते थे ओवर द पेजेंट. सो इट वाज प्रोटेक्टेड जुडिशियली एज वेल. नाउ thus feudalism went beyond the economic to cover the social and political aspects of life as well. Although its roots have been traced to practices that existed in the Roman Empire and during the age of the French king Charlemagne, feudalism has as an established way of life. Charlemagne, yeah. From 742 to 814, feudalism as an established way of life in large parts of Europe may have been said to have emerged later in the 11th century. So, Charlemagne और चार्ल्स द ग्रेट, फ्रेंच में जिसका नाम था, उसके टाइम से, और ऐसा भी कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर के टाइम से भी ये चलता आ रहा था. France and England, right? Gaul, a province of the Roman Empire, had two extensive coastlines. Mountain ranges, long rivers, forests, and large tracts of plains suited to agriculture. The Franks, a Germanic tribe, gave their name to Gaul. All right, फ्रैंक्स एक जर्मैनिक ट्राइब था, रीजन का नाम था गॉल, और ये रोमन एम्पायर का एक पार्ट होता था. और उसके बहुत एक्सटेंसिव कोस्टलाइंस थी, बहुत आउटलाइन और बहुत क्लियर, साथ के साथ माउंटेन रेंजेस भी थे. फ्रैंक्स नाम की एक ट्राइब थी, तो एक जर्मैनिक ट्राइब की, जर्मैनिक ओरिजिन की, जिसने इस लैंड को कॉन्कर किया एंड गेव देयर नेम टू गॉल, मेकिंग इट फ्रांस. राइट, उसे फ्रांस बोलने शुरू कर दिया. फ्रॉम द 6th century, this region
was a kingdom ruled by Frankish/French kings who were Christian. The French had very strong links with the church, which were further strengthened when in 800 Pope gave King Charlemagne the title of the Holy Roman Emperor to ensure his support. Support किस चीज के लिए? The head of the Eastern Church in Constantinople had similar relationship with the Byzantine Empire. अब जिन लोगों को नहीं पता, let me just explain this to you. Christianity as a religion all right. Okay. So Christianity all right. अब इसमें मेजर कैटेगरीज जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं. जो ओल्डेस्ट है, द लास्ट चैप्टर दैट वी हैड स्टडीड with respect to class 11th history, Roman Empire के बारे में. So as the Roman Empire was reaching towards its decline, we saw a rise in Christianity in the Roman Kingdom. वो जो फॉर्म था क्रिश्चियनिटी का अपार्ट फ्रॉम द रोमन एम्पायर और द रोमन कैथोलिक चर्च, एक ब्रांच है ऑर्थोडॉक्स और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स. All right. Second, Roman Catholic. Okay. So Eastern Orthodox Church. So जो Eastern Europe है, specifically even today, आज के डेट में भी, this is considered to be even considered by historians. This is a way older form of practicing Christianity as compared to the Roman Catholics. Roman Catholics भी काफी ancient है, but उनका जो एक तरीके से rise और as we can say their prominence grew, mostly because of the Roman Empire. However, the Eastern Orthodox जो Christians होते हैं, जो कि रशिया, Eastern Europe, countries like Lithuania and Latvia, Belarus, ऐसी countries में पाए जाते हैं. Even parts of Armenia, basically रशिया के border में जो countries हैं, जो Christian majority nations हैं, वहाँ पे इस टाइप के Christians मिलेंगे. पोलैंड. होता क्या है कि ये जो फॉर्म है क्रिश्चियनिटी का, इसमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ रिचुअल्स हैं which predate or which are like way older than the Roman Catholics. The Roman Catholics, इनका सेंटर होता है वैटिकन में. I hope this is visible. वैटिकन सिटी, जो कि इटली के पास एक छोटी सी कंट्री, it is the smallest country on record. Alright? Eastern Orthodox, Russia and all these places, and इनका जो राइज था, ये बेसिकली ड्यूरिंग द वॉर्स दैट वर बीइंग फॉट इन यूरोप एट दैट टाइम, उस टाइम पे ट्रेस किया जा सकता है. सो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च लेटर ऑन आगे जाकर के एक तीसरी ब्रांच बनती है जो कि होती है प्रोटेस्टेंट, जो इन एंशिएंट वेज से डिफरेंट होती है, बाय मार्टिन लूथर. सो यहां पे जो कहना चाह रहा है दैट द हेड ऑफ द ईस्टर्न चर्च, सो ईस्टर्न चर्च, दिस इज द ईस्टर्न चर्च. सो द हेड ऑफ द ईस्टर्न चर्च इन कॉन्स्टेंटिनोपल हैड अ सिमिलर रिलेशनशिप विद द बाइजेंटाइन एम्पायर. ऑलराइट. सो अक्रॉस अ नैरो चैनल ले द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, which in the 11th century was conquered by a duke from the French province of Normandy.
ऑल राइट, इंग्लैंड नाम की एक जगह थी, वो भी कॉन्कर हो चुकी थी कब? 11th सेंचुरी में. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस. In case not, I would suggest you take a screenshot or just rewind the video if possible. Okay, so basically जो चर्च था उसके साथ बना करके रखना, उसके साथ अच्छे टर्म्स में रहना किंग्स के लिए, एम्परर्स के लिए भी बहुत ज्यादा नेसेसरी था. सो एज वी कैन सी हियर, चर्च के साथ चार्ल्स द ग्रेट को सपोर्ट चाहिए था लोगों का. ही वांटेड टू बिकम मोर पॉपुलर एंड मोर लाइक्ड फिगर. दैट इज व्हाई ही हैड सपोर्ट ऑफ द Pope and the church and was given the title of the Holy Roman Emperor. Now France conquer हो जाता है and France जिसका नाम गॉल था was conquered by the Franks, a Germanic tribe. ठीक उसी तरीके से England and Scotland were conquered by a duke from the French province of Normandy. All right. Quite ironic how the same French who had surrendered so much in the First and the Second World Wars were conquering all these places at one point in time. Ironic. However, so early history of France, 481, Clovis becomes the king of the Franks. 486, Clovis and the Franks begin the conquest of Northern Gaul, France. Clovis and the Franks convert to Christianity. Important, ये important है because यहाँ पे देखो सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं है. जब भी कोई किंग अपना रिलीजन चेंज करता है ना, तो उसकी पॉलिसीज में उसकी सारी आइडियोलॉजीज और उसकी जो थॉट प्रोसेस है, वॉट एवर हिज रिलीजन डिक्टेट्स, वो बहुत ज्यादा गवर्न करता है या बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है उसके डिसीजंस को. चाहे वो कोई भी एक रॉयल ऑर्डर हो, कोई लॉ पास करना हो, एनीथिंग फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, his religion will be reflected in his day-to-day life or whatever the king does. It is very important. All right, कि आने वाली उस टाइम पे फिर एक तरीके से किस तरीके की पॉलिसीज, लॉज एटसेट्रा पुश होने लग गए थे या फिर क्या प्रायोरिटी थी उस टाइम पे रॉयल्स की, ये देखने को मिलता है as soon as they change a religion. So that is why it is a big event. Okay. Charles Martel becomes the mayor of the palace in 714. 751, Martel's son Pepin deposes the Frankish ruler and becomes king and establishes a dynasty wars of conquest double the size of his kingdom. All right. Pepin succeeded by his son Charlemagne or Charles the Great. Pope Leo III crowns Charlemagne as Holy Roman Emperor. Now 890 onwards, raids by Vikings from Norway. Okay, ये टाइमलाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. Martel's son Pepin. Okay, this is the early history of France. All right. The three orders. देखिए, जो फ्रेंच प्रीस्ट थे उनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग था. अगर आप इफ यू ट्राई टू ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन द इंडियन वर्ण सिस्टम, जो इंडियन कास्ट सिस्टम था, और इन थ्री ऑर्डर्स से, तो आपको सिमिलैरिटीज तो मिलेंगी बट डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट दैट पीपल वर मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द थ्री ऑर्डर्स depending upon their work, not by birth. A bishop stated, here below some pray, others fight, still others work. Thus, the three orders of society are broadly clergy, nobility, and peasantry. Very important. Three orders of the society: clergy, nobility, peasantry. Okay. In the 12th century, Abbess Hildegard of Bingen wrote, who would think of herding his entire
cattle in one stable, donkeys, cows, sheep, goats without difference. Okay, therefore it is necessary to establish difference amongst human beings so that they do not destroy each other. God makes distinctions among his flock in heaven as on earth. All are loved by him, yet there is no equality among them. All right. Okay. अब बात ये होती है कि एबिस हिल्डगार्ड ऑफ बाइगन 12th सेंचुरी में उन्होंने लिखा कि जैसे हर जानवर को ऊपर वाले ने अलग बनाया है, वैसे इंसान भी अलग बने हैं। कुछ सर्व करने के लिए बने, कुछ काम करने के लिए और कुछ प्रीच करने के लिए। एंड द एनालॉजी इज ड्रॉन हियर विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स, कि जैसे आप अपने एक फार्म में सारे एनिमल्स एक साथ नहीं रख सकते, वैसे उसी तरीके से गॉड हैज क्रिएटेड डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड इट इज नॉट ओनली हियर ऑन अर्थ बट अप देयर इन हेवन एज वेल। सो द सेकेंड ऑर्डर, द नोबिलिटी। अब हम नोबिलिटी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज their decisions might be influenced by the church, but at the end of the day, they were the ones who made the decisions or basically decided what had to go on. Royals, chote nobility, basically like low-level nobility, not as big as the king of France, like Charlemagne, etc., like Pepin. उस तरीके से नहीं, but फिर भी नोबल तो नोबल है, लॉ पास कर सकता है, उसके पास जुडिशियल अपर हैंड होता है, ये सारी चीजें। Priests placed themselves in the first order and the nobles in the second, peasantry in the third. The nobility had in reality a central role in social process. Okay, this is because they controlled land. This control was the outcome of a practice called vassalage. All right. लैंड ओन करती थी नोबिलिटी, दैट इज वाई दे हैड एन अपर हैंड। एंड बेसिकली उनके साथ ऐसा था कि दे कैन बी कंसिडर्ड एज द वंस बीइंग मोर पावरफुल बिकॉज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वाज मोस्टली विद देम। हाउएवर इट कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द चर्च, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज देयर डिसीजन। किंग, अब वैसलेज एक प्रैक्टिस थी, उसके बारे में हम जानेंगे। द किंग्स ऑफ फ्रांस वर लिंक्ड टू द पीपल बाय वैसलेज, similar to the practice among the Germanic peoples, of whom the Franks were one. The big landowners, the nobles, were vassals of the king, and peasants were vassals of the landowners. All right, अब vassalage का जो concept है, ये एक बहुत Germanic concept है, and as we have studied, the Franks were a Germanic tribe from Normandy that conquered Gaul and eventually turned it to France. Now, ये जो vassalage का एक सिस्टम है, वो एक तरीके से ऐसे कहा जा सकता है कि it is linked. Vassalage का मतलब होता है linking. So, the big landowners, the nobles were vassals of the king. जो बड़े landowners थे, जो nobles थे, nobility थी, जो मेन किंग था उसके वैसलेज होते थे, और जो पेजेंट्री थी वो लैंड ओनर के वैसलेज थे। सो दे केम एट द वेरी बॉटम। A noble accepted the king as his senior, all right, senior, and they made a mutual promise. So एक लैंड ओनर को अपने किंग को एज अ सीनियर एक्सेप्ट करना पड़ता था और एक प्रॉमिस देना पड़ता था उसको इन अ वे। The seigneur or the lord was derived from a word meaning one who provided bread, would protect the vassal who would be loyal to him. So एक म्यूचुअल, अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, vassalage, okay, so here we can see land owners, बड़े लैंड ओनर्स, छोटे लैंड ओनर्स, डिपेंड्स। सो दे वर वैसल्स टू द किंग। अब भाई उसके वैसल तो बन गए, किंग आगे से क्या करेगा? किंग की ये गारंटी होती थी, प्रॉमिस, क्योंकि ये एक म्यूचुअल प्रॉमिस होता था
दैट इज वाई लैंड ओनर यूज टू प्रॉमिस कि भाई मैं तुम्हें ब्रेड दूंगा, जो मेरी जमीन पे फसल उगती है उसका कुछ परसेंट हिस्सा तुम्हारा, एज अ टैक्स, एज अ गिफ्ट, एज अ वॉट एवर। मीनवाइल जो किंग होता था वो कहता था ओके, मेरी आर्मी तुम्हारी जमीन को प्रोटेक्ट करेगी। ऑलराइट, प्रोटेक्टिंग, बिकॉज एट दैट टाइम काफी पुराना जमाना था, रेड्स, कब्जे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती थी। वाइकिंग्स वर रेडिंग अ लॉट, देयर वर लॉट ऑफ इवन देन, like even after the fall of the Roman Empire and the establishment of France and all this feudal system also being there in place, raids by Germanic tribes and Nordic tribes, which are basically tribes from the northern part of Europe, continued. So that is why each and every landowner at least needed some sort of a military so that he could protect his livestock, animals, crops, grains, his family, etc. Okay, so who would protect the vassal? This relationship involved elaborate rituals and exchange of vows taken on the Bible in a church. Basically बहुत फॉर्मल इवेंट था, बाइबल पे शपथ लेके फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती थी। Okay, at this ceremony the vassal received a written charter or a staff or even a clod of earth as a symbol of the land that was being given to him by his master. मास्टर कौन हुआ उसका? किंग हुआ। और एक सेरेमनी होती थी जिसमें एक चार्टर, स्टाफ, या फिर स्टाफ यानी कि एक जैसे एक स्क्रोल टाइप हो गई, एक लाठी जैसे बोलते हैं हिंदी में, वो दे दी जाती थी, एक बहुत फैंसी सी। एंड द vessel received a written charter or a staff or a clod of earth, या फिर एक मिट्टी का एक कुछ समथिंग मेड आउट ऑफ क्ले, वो दिया जाता था एज अ सिंबल कि भाई माई लैंड, लाइक एज इन द किंग्स लैंड, इज नाउ बीइंग पास्ड ऑन टू द वैसल, कि अब जमीन तुम्हारी। It was a very formal and a necessary event even in the eyes of the church and in the society as well. The noble enjoyed privileged status. इनके पास privileged status होता था। He had absolute control over his property. जो चाहे वो उगा सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। He in perpetuity he could raise troops called feudal levies. The Lord held his own courts of justice and could even coin his own money. Now, very important, special privilege status वो क्या था? ये था खुद की करेंसी बना सकते थे, खुद का जुडिशियल सिस्टम सेटअप कर सकते थे, खुद की एक छोटी सी आर्मी, जिसे कि फ्यूडल लेवीज बोलते थे, जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे पेजेंट्री से। दैट्स वाई ये उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस होते थे। He was the lord of all people, settled on this land. He owned vast tracts of land which contained his own dwellings, his private fields, and pastures and homes and fields of his tenant peasants. जो टेनेंट थे, पेजेंट्स थे, जो उसके लैंड पे रहते थे और उसे रेंट पे करते थे, वो भी रहा करते थे। He had absolute control over his land, right here. Okay. His house was called a manor. Okay. His private lands were cultivated by peasants who were expected to act as foot soldiers in battle when required, in addition to working on their own farms. So, जो peasants होते थे उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन थी कि उन्हें अपने लैंड पे भी काम करना है, मास्टर के लैंड पे भी काम करना है, एंड एट द सेम टाइम व्हाट दे नीड टू डू इज उनको एज अ फुट सोल्जर भी एक्ट करना पड़ता था वेन एवर नेसेसरी, जब भी उनका लॉर्ड बोले। सो a noble was like a lord of all people, all right, wherever his land was, and he had immense power. I hope you've taken a screenshot of this or understood this.
द मेनोरियल एस्टेट, ओके। मेनोरियल एस्टेट, अब वो जमीन दिखती कैसे थी, कैसे उसका डिवीजन होता था। अ लॉर्ड हैड हिज ओन मैनर हाउस, उसका अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी मैनर हाउस भी होता था। ही ऑल्सो कंट्रोल्ड विलेजेस, कई विलेजेस के ऊपर, कई गांव के ऊपर उसका कंट्रोल था। सम लॉर्ड्स कंट्रोल्ड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस where peasants lived. A small manorial estate could contain a dozen families, while larger estates might include 50 or 60. Almost everything needed for daily life was found on the estate. Grain was grown in the fields. Blacksmiths and carpenters maintained the lord's implements and repaired his weapons, while stonemasons looked after his buildings. Women spun and wove fabric, and children worked in the lord's wine presses. The estate had extensive woodlands and forests where the lords hunted. They contained pastures where his cattle and his horses grazed. All right. सबसे पहले हम ये लैंड के डिवीजन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एक जो छोटा लैंडलॉर्ड होता था, जो छोटा एक basically we can say a lord had, even if it was a small lord who had a smaller manorial estate, उसके अंदर भी कम से कम एक दर्जन परिवार, और जो बड़े एस्टेट्स थे उनके अंदर 50-60 फैमिलीज आ सकती थी, और जितने भी उनके सर्व्स थे, टेनेंट्स थे, वो सब उनके लैंड पे काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन वहां पे उगाया जाता था, वहां पे फसल भी उगती थी जो एक लॉर्ड के जमीन थी। वहां पे जो लोहार रहते थे, ब्लैकस्मिथ्स रहते थे या फिर कारपेंटर्स रहते थे, वो लॉर्ड के इम्प्लीमेंट्स को, मतलब लॉर्ड का जो पर्सनल काम है, वो लॉर्ड के वेपन्स, उनके जो फ्यूडल लीवाइज हैं उनके वेपन्स, उनको रिपेयर करना। और जो स्टोन मेसन्स थे, जो पत्थर का काम करते थे, वो ये ध्यान रखते थे कि उस टाइम पे जो घर बन रहे थे, स्टोन के बनते थे, कि उनकी देख रेख और मेंटेनेंस हो पाए सही से। वुमेन स्पन एंड वोव फैब्रिक, औरतें सिलाई बुनाई का काम करती थी। एंड चिल्ड्रन वर्कड इन द लॉर्ड्स वाइन प्रेसेस, और जो बच्चे होते थे वो लॉर्ड के लिए जो उनका विनियर्ड होता था, जहाँ पे वाइन बनती थी, क्योंकि उसे क्रश करना पड़ता है फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा, वहाँ पे काम किया करते थे। वुडलैंड्स और फॉरेस्ट सारी चीज़ें होती थी जहाँ पे लॉर्ड्स हंट करते थे। एंड बेसिकली ये मैप है मेनोरियल एस्टेट 13th सेंचुरी इंग्लैंड से। सो कॉमन पैस्चर, ये यहाँ पे भेड़ बकरी चलाने के लिए। ऑटम प्लांटिंग, ये पेट्रनेज चर्च मैनर हाउस ऑफ द लॉर्ड। एंड स्प्रिंग प्लांटिंग, फैलो, यहाँ पे रोड्स हैं, क्लोजेस्ट मेडो, पॉन्ड, वेस्ट, मार्श। एंड बेसिकली हियर वी कैन सी कैसे लैंड डिवाइडेड है। एंड ये वेस्ट लैंड यहाँ पे, वुडलैंड्स यहाँ पे। तो ऐसे एक लॉर्ड रहा करते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं छोटी सी एक सेटलमेंट राइट ओवर हियर, टाइनी लिटिल सेटलमेंट दैट वी कैन नोटिस, जिससे पता चलता है that even though whatever it might be, but the feudal system in itself was also based by birth. Eventually, काफी सारे यूरोपियंस बोल सकते हैं कि चलो डिफरेंस है कास्ट सिस्टम हमारे वर्ण सिस्टम में और इनके थ्री फोल्ड सिस्टम में, बट अगर ये बाय बर्थ नहीं था तो जो पेजेंट्स थे उनके बच्चे लॉर्ड के लिए क्यों काम करते थे। राइट, सो दिस वाज the first part of your 4th chapter class 11th NCERT history, जिसका नाम था the three orders। and coming up in the next parts of this
chapter. We'll be moving on with it and learning more about the life of people, kings, and everything that was there during the medieval time in Europe. Thank you, Team Educate.